अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, स्टील और रबर दो बहुत ही डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, बट दोनों की अपनी अपनी इफादियत है, दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में हम स्टील को क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब डैम्पिंग की ज़रूरत होती है तो हम रबर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिसका जवाब आपको इन दी एंड लेक्चर में मिल जाएगा। इसके अलावा दो और सब्सटेंसेज हैं, एक होता है पॉलीस्टाइरीन और दूसरा होता है टाइटेनियम। एक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं लंच बॉक्सेस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, और दूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एरोडायनेमिक्स में, लैब्स वगैरह के अंदर। और इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है जिससे दो अलग सब्सटेंसेस यानी कि एल्यूमिनियम और वुड जो है वो एक दूसरे से अलग हैं। हालांकि दोनों की अपनी अफादियत है, पर वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन सबको एक दूसरे से अलग करती हैं और फिर उसी के ऊपर डिसाइड करते हैं हम इनकी एप्लीकेशंस। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें तीन मॉड्यूलस समझने हैं। एक होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे यंग मॉड्यूलस कहते हैं। इसके अलावा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम शेयर मॉड्यूलस कहते हैं। और फिर तीसरा मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है, जिसे हम लोग इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एज बल्क मॉड्यूलस। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं यंग्स मॉड्यूलस को समझने की। देखो बच्चों, यंग मॉड्यूलस एक्चुअली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, सॉलिड सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए हम मेजर करते हैं स्टिफनेस, कि कोई चीज़ कितनी स्टिफ है, मजबूत है, और इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड, या कोई सब्सटेंस कितना इलास्टिक है। ठीक है ना, किसमें कितनी लचक है और गैर लचक है, तो उसे स्टिफ कहते हैं, सख्ती जो होती है ना। एंड इट कंप्यूट्स हाउ मच अ मटेरियल विल डिफॉर्म, और इसी के ज़रिए, इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ज़रिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मटेरियल कितना डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म दो तरीके से हो सकता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेच भी हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है अंडर अ गिवन फोर्स। सो वो प्रॉपर्टी जिससे हम ये बात अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस कितनी आसानी के साथ स्ट्रेच हो सकता है या कंप्रेस हो सकता है, या कितनी मुश्किल के साथ वो स्ट्रेच हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, बेसिकली उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, और उसका दूसरा नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इससे हम लोग सब्सटेंसेस की इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको y से शो करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय y। और एक अहम बात यह है कि यंग मॉड्यूलस जो है बेसिकली ये मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है, कि मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन को। भाई जिसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा, वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को, और जिसका यंग मॉड्यूलस कम, वो कम जो है वो कोशिश करता है, रोकता है डिफॉर्म होने से अपने आप को। तो इसका मतलब जितना यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा उतना मटेरियल स्टिफ होता है, उतना मजबूत होता है, उतना सख्त होता है वो सब्सटेंस, और जितना यंग मॉड्यूलस कम होता है उतनी ही उसके अंदर लचक पाई जाती है। सो जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए फार्मूला ड्राइव करते हैं तो ईजी हो जाएगा। देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई जो है वो एल के बराबर है। ठीक है ना, ये आ गई एक रॉड जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये अपनी लेंथ को चेंज कर लेता है। ठीक है ना, तो इसकी कोई ना कोई इलास्टिसिटी तो होगी जब भी इसने अपनी लेंथ को चेंज कर लिया। इलास्टिसिटी का मतलब तो याद है ना बच्चों, फोर्स अप्लाई होने पर कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो जो है हम मेजरमेंट कर लेते हैं, इलास्टिसिटी होती है, और फिर वो एक्चुअल स्टेट में वापस आ भी जाता है। ये एक अहम बात है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, अपनी लेंथ को चेंज कर लेता है, और फोर्स को रिमूव करने पर एक्चुअल हालत में वापस आ जाता है। दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। सो अगर मैं अभी आपको डेफिनेशन वाइज समझाऊं कि एक्चुअली इसका क्या मतलब है, तो देखिए यंग्स मॉड्यूलस मालूम करने का एक बड़ा आसान सा मेथड है। वो होता है दो चीज़ों के दरमियान का रेशो, स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है ना, जो कि लंबाई के अंदर स्ट्रेन आता है, इन दोनों के दरमियान का रेशो होता है, उसे हम यंग मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है ना, हमने जो फोर्स अप्लाई करी वो तो आपको पता है एफ के बराबर है। लेट से इसका एरिया सपोज कर लेते हैं ए के बराबर, असल लंबाई एल के बराबर है, और जो चेंज आया है वो डेल्टा एल के बराबर आया है। अब ज़रा दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं निकाल लूँ, स्ट्रेस की डेफिनेशन को अगर इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन होती है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, तो हमने जितना भी स्ट्रेस अप्लाई करा वो फोर्स पर यूनिट एरिया हमने कितनी अप्लाई करी। और अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो एप्सिलॉन से जाहिर करते हैं और ये बराबर होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और स्ट्रेन को हम मेजर करते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। सो अगर इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ तो यंग मॉड्यूलस बराबर आ जाएगा, एक तरीके से ऐसे लिख देता हूँ और फिर अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करके यंग मॉड्यूलस बराबर आएगा, ऊपर आ जाएगा F/A डिवाइडेड बाय, नीचे एप्सिलॉन लिखा हुआ है वो होगा डेल्टा L डिवाइड बाय L, जिसको आप चाहो तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज करोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना, देखो इसको F/A और डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा F/A और यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा L डेल्टा L। तो यंग मॉड्यूलस का दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला तो आपने यहाँ से समझ ही लिया, ये पहला फार्मूला हो गया। लेट्स से इक्वेशन 2, एक ये फार्मूला है बड़ा अहम, और आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं F/L डिवाइड बाय A इंटू डेल्टा L के ज़रिए। सही है, कितनी फोर्स अप्लाई करी, एक्चुअल लेंथ कितनी थी, एरिया कितना है और चेंज इन लेंथ कितना आया, इन चीज़ों से जो है वो यंग मॉड्यूलस कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर अब अगर यंग मॉड्यूलस समझ में आ गया तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यंग मॉड्यूलस का यूनिट भी आपको बताता चलूँ ना कि इसका यूनिट क्या बनेगा। एक तो देखो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो क्या यूनिट बनना चाहिए, ये जो है इसका यूनिट होता है, मैंने आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो कोई यूनिट नहीं होता। इसका मतलब इसका भी अगर आप यूनिट देखोगे यंग मॉड्यूलस का तो याद रखिए वो स्ट्रेस वाला ही होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लॉजिक मैंने आपको बता दी, जितना यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है उतना मटेरियल स्टिफ होता है, और जितना यंग मॉड्यूलस कम है उतना वो स्टिफ नहीं होता, उसमें लचक पाई जाती है। हालांकि दोनों का अपना अपना फ़ायदा है जो हमें अभी समझना है। तो मैंने आपको मिसाल दी थी वीडियो के शुरू में स्टील की और रबर की। स्टील का जो मॉड्यूलस है वो हाई है, तकरीबन 200 GPa होता है। अच्छा, GPa क्या है, पास्कल जो है ना बेसिकली बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है ना, और अगर गीगा पास्कल होता है, ये होता है गीगा, सही ना, वो तो पता है ना आपको। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, और फिर बारी आती है गीगा की, ये होता है 10⁻9। सो 10⁻9 पास्कल गीगा पास्कल कहलाएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन इसका जो यंग मॉड्यूलस होता है स्टील का 200 गीगा पास्कल होता है, और इसका सिर्फ 0.1 ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जाहिर सी बात है इसका मॉड्यूलस बहुत हाई है, इसका मॉड्यूलस बहुत कम है। अच्छा, मॉड्यूलस ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, स्टिफनेस ये ज़्यादा स्टिफ है, यानी कि इसमें आसानी से आप डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका बहुत कम होता है, यानी कि ईजिली डिफॉर्म हो जाता है रबर। ठीक है, ये बात भी वही आ गई कि इसमें मिनिमम होती है और इसके अंदर अच्छी खासी डिफॉर्मेशन नज़र आती है। अच्छा, अब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रही है तो ये एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, जबकि स्टील एनर्जी को स्टोर नहीं करता। क्यों, क्योंकि वजह ये कि वो तो जो भी एनर्जी उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, वर्क डन हो रहा होता है, उससे वो स्ट्रेन को प्रोड्यूस करवाता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्टिफनेस से एक नुकसान ये हो गया कि एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा और ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगा रबर एनर्जी को। इस वजह से जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है, जब हमें मजबूती चाहिए होती है तो हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी में मजबूती चाहिए होती है, टूल्स में मजबूती चाहिए होती है तो हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। पर जिन जगहों पे हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करानी होती है ना, जैसे कि सील्स वगैरह के अंदर, वहाँ रबर का इस्तेमाल करते हैं। वाइब्रेशन डैम्पर्स में और हम रबर का इस्तेमाल करते हैं, गैस्केट्स में हम रबर का इस्तेमाल करते हैं। सो वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको बताया था स्टील और रबर, वो डिफरेंस यही था कि एक का यंग मॉड्यूलस ज़्यादा तो वो ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होगा जहाँ हमें मजबूती चाहिए, और दूसरी जगह जिसका यंग मॉड्यूलस कम है वहाँ हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यानी कि वो चीज़ें ही ऐसी होती हैं जिनमें लचक पाई जाती है, तो उनको हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा एक मॉड्यूलस। अब आइए दूसरा मॉड्यूलस समझते हैं, जिसे कहते हैं शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, रिजिड होना किसी बॉडी का मकसद ये होता है कि उसको बेंड करना कितना मुश्किल है, सही ना, उसको मोड़ना कितना मुश्किल है, ये होती है रिजिडिटी। तो ये आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा
शेयर मॉड्यूलस, जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जैसा कि यंग मॉड्यूलस भी था, जो कि मटेरियल की रेजिस्टेंस बताता है टू शेयर डिफॉर्मेशन, कि उसमें शेयर डिफॉर्मेशन करना कितना मुश्किल है। जितना शेयर डिफॉर्मेशन लाना मुश्किल है, उतना शेयर मॉड्यूलस जो है वो ज़्यादा होता है। और शेयर डिफॉर्मेशन होता कब है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर टू द मटेरियल सरफेस। अगर किसी मटेरियल की सरफेस के हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो डिफॉर्मेशन आती है वो शेयर डिफॉर्मेशन होती है। और कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल कितना उसे रेजिस्ट करेगा वो उसके शेयर मॉड्यूलस पे डिपेंड करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि एक क्यूबिकल सा ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस तरफ भी F1 और थोड़ा नीचे से F1। तो आप देखें ये सरफेस है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है। ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में डीफॉर्म हो जाएगा। ये जो आपको डिफॉर्मेशन नज़र आ रही है ना, कि एक्चुअली वो कहाँ लाई कर रहा था, एक्चुअली वो यहाँ कहीं पर लाई कर रहा था, अब कोई ना कोई एक एंगल बन गया। तो ये जो डिफॉर्मेशन आपको नज़र आई है, इसे कहते हैं शेयर डिफॉर्मेशन। और किसी मटेरियल को इस तरह से मोड़ना कितना मुश्किल है, वो उसके शेयर मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, सिंबल इसका जी होता है या एस होता है, दोनों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यूनिट वही होता है इसका, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पास्कल, या तो आप कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो इट इज़ बेटर टू कन्वर्ट इन गीगा पास्कल। सो हम पास्कल भी लिख सकते हैं, गीगा पास्कल भी लिख सकते हैं। सो अगर मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताऊं कि आप कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे शेयर मॉड्यूलस का, तो शेयर मॉड्यूलस इज द मेजर ऑफ रिजिडिटी ऑफ द बॉडी। ये रिजिडिटी को नापता है, जो कैसे पता लगती है? रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ पर है शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ये इनका रेशो होता है। फॉर्मूला समझेंगे तो ज़रा इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स पहले देख लो। एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहले आ जाएगा, जब भी हम किसी चीज़ को कट करते हैं, फ्रूट्स को कट करना, वेजिटेबल्स को कट करना, पेपर को या क्लोथ को या ट्री को, तो बेसिकली वहाँ पर हम उसके मतलब शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं कटिंग वगैरह के अंदर जैसे। अच्छा, पेंटिंग में भी हम ब्रशिंग में, या जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं, सोप अप्लाई करते हैं, लोशन, ऑइंटमेंट वगैरह, तब भी हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जब हम च्यू करते हैं किसी चीज़ को अपने दांतों के दरमियान में, तब भी हम उस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो स्ट्रेन आता है वो शेयर स्ट्रेन होता है। और आखिर में जब हम वॉक करते हैं या रन करते हैं और अपने पैरों को पुश करते हैं ग्राउंड पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो भी याद रखिए हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो हम परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं टू द सरफेस। तो बेसिकली कोशिश तो हमारी ये होती है कि ज़मीन में शेयर स्ट्रेन आ जाए, लेकिन जाहिर सी बात है हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब समझ लेते हैं उसी डेफिनेशन से कि हम क्या फार्मूला बना सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ L के बराबर है, और जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आ गया, एंगल को थीटा से जाहिर कर दिया, और ये आ गया डेल्टा एक्स, कि कितना जो है वो उसमें एंगल बन गया, शेयर डिफॉर्मेशन कितनी है। सो अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, जो भी पढ़ कर आए हैं, शेयर मॉड्यूलस की डेफिनेशन, तो शेयर मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे लिख देता हूँ पहले पूरा, शेयर मॉड्यूलस बराबर आएगा, स्ट्रेस को डिवाइड कराना है शेयर स्ट्रेन से। वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी, यहाँ पर आएगा शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सो अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, तो वो तो वही होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मसला तो हल हो गया। फिर अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें शेयर स्ट्रेन की, कि शेयर स्ट्रेन क्या होता है, तो याद रखिए उसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, कितना ये चेंज आ गया, उसमें वैसे चेंज इन लेंथ था, यहाँ पे कितना जो है वो ये डिस्टेंस आ गया, कितना ये फासला आ गया, जिसको डेल्टा एक्स से शो करते हैं पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। सो ये आ गया स्ट्रेस, ये आ गया शेयर स्ट्रेन। दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, क्या बनेगी इक्वेशन 1?
इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये बराबर आएगा, शेयर मॉड्यूलस को ऐसे जाहिर कर देते हैं, ये आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया और डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल। तो वही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जो मैंने आपको इससे पहले समझाया, तो ये हो जाएगा बराबर एफ इंटू एल और ए इंटू डेल्टा एक्स। सही है। फोर्स कितनी लगाई गई, एल, लेंथ कितनी थी, एरिया ए हो जाएगा जो भी इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल्टा एक्स बेसिकली हमें मेजर करना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, लेट्स से ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, तो आपको एक ट्राइंगल नज़र आ गया ना, ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला। इस लेंथ का आपको पता है कि ये वाली लेंथ तो बराबर है एल के। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करता हूँ, सो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल के अंदर कितना बनेगा, ओ ए बी के अंदर, ओ ए बी के अंदर ये हो जाएगा बराबर, अगर टेन थीटा कैलकुलेट करना है, सो टेन थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर यानी कि एंगल के सामने वाली साइड, ये आ गई एंगल के सामने वाली साइड, यानी कि डेल्टा एक्स ए बी के बराबर है ना, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और जो बेस है वो एल के बराबर है। सो इसका मतलब अगर आप डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था वो बराबर आता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल के। तो जब भी किसी फार्मूले के अंदर हमें अप्लाई करना होगा कि भाई कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, शेयर स्ट्रेन आ रहा है, तो बेसिकली यही वैल्यू है शेयर स्ट्रेन की। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करके इजीली जो है वो शेयर मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो एग्जांपल्स वीडियो के शुरू में डिस्कस करी थी, टाइटेनियम और पॉलीस्टाइरीन, उनमें देखो टाइटेनियम का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हाई है, पॉलीस्टाइरीन का बहुत कम है, देख लो 44 GPa और ये 0.005 GPa। इसका मतलब इसको बेंड करना आसान है, पॉलीस्टाइरीन को, टाइटेनियम को बेंड करना मुश्किल है। वेरी हाई, लो, इजीली डिफॉर्म हो जाता है। तभी हम टाइटेनियम को वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा शेयर स्ट्रेस होता है, जैसे कि एरोस्पेस के अंदर, जैसे कि बायोमेडिकल इम्प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस टूल्स में, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शेयर स्ट्रेस लगता है। तो ऐसी चीज़ तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि बेंड हो जाए इजीली, तो वहाँ पे ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसको बेंड करना डिफ़िकल्ट हो, यानी कि टाइटेनियम। जबकि पैकेजिंग के अंदर इंसुलेशन बनाने के लिए डिस्पोजेबल जो कंटेनर्स होते हैं उसको हम पॉलीस्टाइरीन का बनाते हैं, ताकि भाई वो इजीली जो है वो क्या कहते हैं, डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, इजीली उसके अंदर शेयर डिफॉर्मेशन आ जाए जब उसको फेंकें या उसको पैक करके कहीं पे भेजें। और फिर जाहिर सी बात है टाइटेनियम एनर्जी को स्टोर नहीं करता और ये अच्छी खासी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो जो चीज़ें पॉलीस्टाइरीन के अंदर रखी जाएंगी वो महफूज रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि इजीली ट्विस्ट हो जाता है। ओके, तो देख लिया आपने हाई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वाली चीज़ों का क्या काम हो सकता है और लो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वाली चीज़ों का क्या काम हो सकता है। उसके बाद तीसरा मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस है, जिसे मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो डिस्क्राइब करती है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू कंप्रेशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए, पहले रेजिस्टेंस थी टू इलास्टिसिटी, फिर आ गई रिजिडिटी, शेयर डिफॉर्मेशन, और अब आ गया कंप्रेशन। भाई जो भी मटेरियल ये प्रॉपर्टी है कि वो कितना रेजिस्ट करता है कंप्रेस होने के खिलाफ। ठीक है, मतलब जिनका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है वो इजीली कंप्रेस नहीं होते, और जिनका बल्क मॉड्यूलस कम है वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। तो ये भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक ब्लॉक है हमारे पास और इस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी, प्रेशर अप्लाई करा, नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर इजीली कंप्रेस हो गया तो मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बल्क मॉड्यूलस कम था, और अगर कंप्रेस करना डिफिकल्ट हुआ तो बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। अच्छा, डिनोट इसको के से करते हैं या बी से करते हैं, दोनों होते हैं इसके। पास्कल्स में नापते हैं या गीगा पास्कल में, दोबारा वही रीजन है जो इससे पहले मैंने आपको समझाया। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस को डिफाइन करते हैं एस, अब फॉर्मूला जब बनेगा ना, रेशो ऑफ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू मटेरियल। सही है, कितना चेंज इन प्रेशर आया और कितना फ्रैक्शनल चेंज आया वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों का रेशो होगा तो बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स पहले देखो,
जब कोई रॉक सैंपल होता है तो उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाता है जब उस पर एक्सटर्नल लोडिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर पत्थर भी है, रॉक सैंपल है, उसके ऊपर जब लोड आता रहता है तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो कि आपने देखा भी होगा हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह के ज़रिए करते हैं। और लिक्विड्स और गैसेस भी कंप्रेस हो जाती हैं, उनके वॉल्यूम में चेंज आता है ड्यू टू प्रेशर, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है भाई। तो अब ये आ गया हमारे पास एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई करा तो उसका वॉल्यूम वी था, वो बढ़ के जो है वो समझ लो डेल्टा वी के बराबर हो गया, हम डेल्टा से जाहिर करते हैं ना। सो अब अगर इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन अगर इस्तेमाल करें तो देखो ऊपर तो आना चाहिए कितना प्रेशर के अंदर चेंज आया, चेंज इन प्रेशर, और वैसे आपको पता होगा प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है। और नीचे आना चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, या उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये चीज़ किसके बराबर आती है? ये बल्क मॉड्यूलस के बराबर आती है, बी से जाहिर कर रहे हैं। अच्छा जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये फ्रैक्शनल चेंज होता है इन वॉल्यूम का। क्या मतलब? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, सही है। और ये आता है बराबर इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम जो है वो एप्सिलॉन से ही जाहिर कर देते हैं, इजी रहेगा। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस बराबर आएगा, ऊपर आना चाहिए चेंज इन प्रेशर और डिवाइड बाय डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। अभी एक बात और समझानी है, और जब इसको पलटेंगे तो बल्क मॉड्यूलस बराबर आ सकता है डेल्टा पी इंटू वी डिवाइड बाय डेल्टा वी, सही है। बस यहाँ पर एक बात है, देखो जब डेल्टा पी इंक्रीज होगा, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेल्टा पी का आंसर पॉजिटिव आएगा, समझे बात। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे कि चेंज इन प्रेशर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। तो नतीजे में बॉडी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बॉडी का वॉल्यूम कम होगा, यानी कि डेल्टा वी ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा। भाई अगर प्रेशर बढ़ा है तो डेल्टा पी पॉजिटिव हो गया, सही है। और अगर प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने का मतलब हो गया कि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव में आएगा। तो कन्फर्म है कि नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा बल्क मॉड्यूलस में। दूसरा केस अगर समझें तो दूसरे केस में ऐसे समझो, अगर मिसाल के तौर पे किसी चीज़ का मैं प्रेशर कम कर देता हूँ तो इसका मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। भाई अगर प्रेशर को कम कर दिया तो फाइनल प्रेशर कम, इनिशियल प्रेशर ज़्यादा, तो आंसर माइनस में आएगा। तो वॉल्यूम का जो चेंज आएगा वो प्लस में आएगा। तो एक चीज़ को प्लस करोगे दूसरी माइनस हो जाएगी, एक को माइनस करोगे दूसरी प्लस हो जाएगी। दैट्स वाई बल्क मॉड्यूलस को जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं सो वो हम कैलकुलेट करते हैं विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी कम हो जाएगी, एक चीज़ कम करोगे दूसरी बढ़ जाएगी, मतलब कि आंसर में नेगेटिव साइन आना ही आना है। ओके, अब हमारी वीडियो का जो स्टार्ट में लास्ट एग्जाम्पल थी वो एल्यूमिनियम की थी जिसका बल्क मॉड्यूलस हाई होता है, और वुड की थी जिसका बल्क मॉड्यूलस कम होता है। डिफरेंस है पर उतना नहीं जितना पिछले एग्जाम्पल्स में था। एल्यूमिनियम का बल्क मॉड्यूलस 70 GPa होता है और इसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा से ज़्यादा 2 GPa होता है। सो इसका मतलब ये मुश्किल से कंप्रेस होता है एल्यूमिनियम, और वुड ईजिली कंप्रेस हो जाता है ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। सो इनको ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना है जहाँ पर प्रेशर हाई होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट में प्रेशर का चेंज अच्छा खासा होता है तो ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ऑटोमेटिव पार्ट में भी होता है, या जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर के अंदर अच्छा खासा फ़र्क आता है, ज़मीन से आसमान में जाएंगे, या जब भी ऑटोमोटिव पार्ट्स होते हैं उनके अंदर। बट वुड को वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ प्रेशर का कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, फर्नीचर है, या कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, टिम्बर वगैरह के अंदर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि ये आप देख भी लो टेबल के अंदर आ रहा है कि हर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें से 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी, और हर एक का ज़्यादा होने वाली चीज़ों को एक स्पेसिफिक जगह पर इस्तेमाल करते हैं और कम होने वाली चीज़ों को एक स्पेसिफिक जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक की अच्छे से तैयारी करो, तीनों टॉपिक्स की। न्यूमेरिकल के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।